चलिए, वेलकम आप सभी का आज की क्लास में। आज का सेशन हमारा अराउंड 2 आवर्स का होगा और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, आपको कुछ ऐसी सिंपल टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपने बर्थ चार्ट में या किसी के भी बर्थ चार्ट में सिर्फ 4 प्लैनेट्स की अलाइनमेंट देख के आप बता पाएंगे कि एक इंसान की कोर पर्सनैलिटी क्या है, वो रियल में कैसा है, अंदर से डीप लेवल पे कैसा है, उसकी पब्लिक पर्सनैलिटी कैसी है, एक इनर पर्सनैलिटी, एक आउटर पर्सनैलिटी। थर्ड पे हम जाएंगे कि वो किस प्रोफेशन के लिए बना है। और फोर्थ हम देखेंगे कि आपके पास धन जो है, वेल्थ जो है, वो कहाँ से आने, उसके सोर्सेज क्या क्या बनते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में हम चलेंगे प्रश्न कुंडली के ऊपर। आप जो भी क्वेश्चन चाहें अपनी लाइफ से रिलेटेड, कोई एक क्वेश्चन आप पूछ लें, उसी टाइम पे आपको ये बता दिया जाएगा देख के कि वो यस है कि नो है। जैसे मान लीजिए कोई चाहता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करूं, अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कोई चाहे कि शादी मेरी कब होगी, क्या अब पॉसिबिलिटी है, तो हम अभी देख के ही बता सकते हैं कि हाँ या ना। ये 2 टेक्निक्स हैं जिन पे हम काम करेंगे। तो चलिए अब स्ट्रेट स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, रमेश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हम्म। जी, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह याद है अच्छे से, टाइम है क्लियर? सर हमें तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है। नहीं पता? नहीं सर। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा ना उसमें चलेंगे। जी। अश्विन राणा जी, आप कर लीजिए अपने आप को अनम्यूट। कौन है जो सबसे पहले चाहेगा अपनी प्रिडिक्शन करवाना? नरेश कर सकते हैं आप। चिराग कुमार, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। दीप के नाम से हैं कोई? हाँ बोलो। चलिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हेजिटेट ज्यादा फील कर रहे हैं। चलिए, शालिनी जी आप ही अनम्यूट कर लीजिए अभी अपने आप को। हाँ जी सर। आप अपनी एक बार डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 सितंबर 1978। एक एक स्टेप पे चलेंगे हम। आपका नेम है, फिर आपकी 2 सितंबर। हाँ जी। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी सर। ठीक है, 2 सितंबर 78। 1978। चलिए, 1978 और टाइम? सर रात के 12:58। मतलब अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट ये तो 58। 058 लेंगे हम, है ना? हाँ जी और AM पे चलेंगे। जी। सिटी न्यू आप? दिल्ली। न्यू दिल्ली। चलिए, ये आ गए आपके चार्ट्स, राशि चार्ट। ये आपका D1 चार्ट है, थोड़ा सा न्यू इंटरफेस आप सभी के लिए ये। और ये आपका KP चार्ट है। 2 सितंबर 1978, न्यू दिल्ली। अमावस्या थी उस दिन। हाँ जी सर। और ठीक है, माघ आपका नक्षत्र था, पद 2 में आप हैं। ओके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपकी कोर पर्सनैलिटी चेक करनी हो कि आप रियल में अंदर से डीप लेवल पे कैसे हैं, तो हम किस प्लेनेट को चेक करते हैं? सन को, सूर्य को।
तो आप ये देखिए कि इसमें आपके सूर्य किस कौन से हाउस में प्लेस्ड है, थर्ड हाउस में ना। आप बोलते रहिए कि मुझे पता चलता है आप फॉलो कर रहे हैं। लिंक टूट गया क्या उनका? नहीं सर, वो म्यूट हो गया था। ओके ओके। थर्ड हाउस में है सर सन। हाँ, सो थर्ड हाउस में अगर सन है तो थर्ड हाउस किस किस चीज का है? आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी राइटिंग स्किल्स का, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स का, और आपके सेल्फ एफर्ट्स का, आपकी करेज का। तो ये सारे फीचर्स आपकी पर्सनैलिटी में मिलेंगे अगर आप डीपली उसको एनालाइज करेंगे तो। आपका सन जिस भी हाउस में प्लेस्ड है वो बताएगा कि आपकी कोर पर्सनैलिटी, अंदर की रियलिटी क्या है। चलिए, आपके स्क्रीन पे क्या विजिबल है मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि इनके साथ कौन कौन प्लेनेट बैठे हैं? सन के साथ मून भी है, तो आपका मन भी यहीं पे है। मून क्या? आपका मन। तो आपका मन भी थर्ड हाउस में ही है, और सैटर्न भी आपके यहीं बैठे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी का कोर पर्सनैलिटी चेक करने की वो अंदर से कैसा है, तो हम क्या देख लेंगे? सन के साथ वीनस है, कहाँ है वीनस? वीनस तो इनके इसमें चला गया ना, फिफ्थ हाउस में। तो सन अगर थर्ड हाउस में, तो ये अगर सन फर्स्ट हाउस में होते तो क्या होता? जिसके भी सन फर्स्ट हाउस में है वो इंसान अपनी सेल्फ के लिए जिएगा, जिसको हम सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं। अपनी ही प्रोग्रेस के लिए, अपने ही लाइफ की अपनी लाइफ को जीने के लिए वो सारे एफर्ट्स रहेंगे उसके। वो अदर से कनेक्ट होने की बजाय अपनी सेल्फ से कनेक्ट होना ज्यादा चाहेगा। अगर किसी का सन सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो ये क्या हिंट देता है कि वो इंसान अपनी पूरी एनर्जी या उसकी अंदर की जो एक सेल्फ है वो किससे जुड़ जाएगी? उसकी फैमिली से, और उसके पैसा कमाने से, धन भाव से। उसके ज्यादातर उसके अंदर जो इच्छाएं होंगी वो किसको लेके होंगी? कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, मैं परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कैसे करूं, मैं कितना अच्छा अच्छा फूड खाऊं। इन सब चीजों से जुड़ जाएगा वो। समरेश कुमार जी, अभी आप थोड़ी सी देर होल्ड कीजिए, मैं नेक्स्ट के लिए आपको जरूर बुलाऊंगा इस। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी के सन की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे है? फोर्थ हाउस में है। तो वो इंसान किस पे फोकस करेगा? अपने कंफर्ट पे, अपनी लग्जरी पे, ज्यादा प्रॉपर्टी कैसे मैं क्रिएट करूं, अपनी फैमिली के लिए बेटरमेंट के लिए कैसे काम करूं। वो सेक्रीफाइसिंग नेचर का हो जाएगा कि मैं औरों के लिए, अपने परिवार के लिए पता नहीं क्या कर दूं, खुद के लिए वो एफर्ट्स नहीं कर पाएगा कभी। अगर सन की प्लेसमेंट किसी की फिफ्थ हाउस में मिलती है तो वो इंसान एंटरटेनमेंट के लिए, लग्जरी के लिए, अपने बच्चों के कंफर्ट के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए, और हो सकता है बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना चाहे वो, ये हाउस स्पोर्ट्स पर्सन का भी है। रोमांस को, लव को बड़ा इंपॉर्टेंस देगा वो इंसान। अगर किसी के सन की प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में है तो वो क्या होगा? तो जॉब ओरिएंटेड होगा, और वो ना सर्विस देना चाहेगा, सेवा भाव होगा उसके अंदर कि मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता, जैसे भी हो पाए मैं सबकी क्या कर दूं, हेल्प कर दूं, तन मन धन से जैसे भी हेल्प कर पाऊं। उसका बेसिक नेचर वो होगा। अगर किसी का सन की प्लेसमेंट सेवंथ हाउस में है तो वो उस इंसान का मन कैसा होगा, या उसके अंदर की पर्सनैलिटी कैसी होगी? वो रिलेशनशिप्स को, पार्टनरशिप को सबसे ऊपर रखेगा। जो रिश्ते हैं वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा, प्रॉपर्टी, वो सब चीजें बाद की बात है। सबसे पहले मेरी जो रिलेशनशिप्स हैं वो। किसी के साथ पार्टनरशिप भी करेगा तो पार्टनर के लिए भी वो काम करना स्टार्ट कर देगा, केयरिंग नेचर का होगा अपने पार्टनर के लिए। अगर बिजनेस में भी वो इंसान है, मैरिज को लेके बहुत डेडिकेटेड होगा वो इंसान। मैरिज के अंदर अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए, या उस लाइफ में खुशियां देने के लिए क्या करेगा? वो अपना 100% देगा फिर। अगर किसी के सन की प्लेसमेंट आ जाती है उसके एट्थ हाउस में, तो उस इंसान का इंटरेस्ट किस में होगा? मिस्ट्री में, सस्पेंस के अंदर। बार बार यहाँ से
दीप जी आप अपने आप को ना अनम्यूट कीजिए। हम्म। तो उसकी क्या होगा, उसका इंटरेस्ट होगा हमेशा डेप्थ वाली चीजों में, गहराई की चीजें, सीक्रेट्स रिवील करने के अंदर ना। जो सीक्रेट एजेंसीज है हमारी, रो, सीबीआई, इनके अंदर मतलब कैसे डिफिकल्ट केसेस, वो इंसान हमेशा चाहेगा कि मुझे कुछ डिफिकल्ट काम मिले, उसको मैं करूँ, मुझे प्लेजर मिलता है, मुश्किल काम करने में मजा आएगा उसको। लाइफ में जानबूझ के वो इजी ऑप्शंस को छोड़ के टफ ऑप्शंस की तरफ बढ़ चलेगा कि मुझे मजा इसमें आता है। जो हम बोलते हैं ना बॉलीवुड के लैंग्वेज में कि मुझे किक नहीं मिलती, उसको किक किस काम में मिलेगी जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी इन्वॉल्व होगी, इजी काम उसको पसंद नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है, माइनिंग में हो सकता है, अपना खुद का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहे, इस तरह के विषय उसके अंदर आ सकती है। अगर किसी के सन की प्लेसमेंट उसके 9th हाउस में मिल जाए, सन इन द 9th हाउस, यहाँ क्या करेगा इंसान ना, बड़े रिलीजियस नेचर का होगा। और रिलीजियस नेचर का होगा, उसको धार्मिक यात्राएं करनी बड़ी पसंद होगी। अपने फादर से बड़ा अच्छा कनेक्शन होगा उस इंसान का, फादर को लेके बड़ा डेडिकेटेड होगा वो। हम 9th हाउस से भी देखते हैं, 10th से भी फादर को देखते हैं। और अगर किसी के सन की प्लेसमेंट, और वो अपने ना भाग्य में, डेस्टिनी में बड़ा बिलीव करेगा, पुण्य क्या है पाप क्या है, क्योंकि 9th हाउस डेस्टिनी का भी, तो उसका भाग्य में बड़ा मतलब यकीन होगा, उसका विश्वास होगा भाग्य के अंदर। अगर किसी के सन की प्लेसमेंट, क्या हम चैट को भी डिसेबल्ड कर सकते हैं? देखता हूँ एक बार, 1 सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टरबेंस नहीं आएगी। अगर किसी के सन की प्लेसमेंट 10th हाउस में मिलती है तो वो इंसान अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड होगा, वर्कहोलिक नेचर का होगा, उसको काम करने में ही मजा आएगा। उसके लिए उसका वर्क, जो बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, ये टैग लाइन फिट बैठती है उस इंसान के लिए जिसके सन की प्लेसमेंट उसके 10th हाउस में है। उसको काम करके इतना मजा आएगा कि उसको रिवॉर्ड चाहिए नहीं, उसका काम ही अपने आप में उसके लिए रिवॉर्ड बन जाएगा। फादर से कनेक्टिविटी होगी, ऐसा इंसान ना नेम फेम के लिए बहुत कोशिश करेगा कि उसको नॉर्मल काम नहीं करना, उसको ऐसा काम करना कुछ बड़ा कि उसका नेम फेम बढ़ पाए, सोसाइटी में लोग उसको जाने, उसकी जान पहचान हो, ऐसे हाई रैंक पे जाना चाहेगा वो इंसान। अगर किसी के सन की प्लेसमेंट 11th हाउस में आती है तो वो इंसान, बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल हो सकता है उसका, दोस्तों से बहुत जुड़ेगा वो, और अपनी डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए पूरी लाइफ को इन्वॉल्व कर देगा। जो उसने सोचा है, तो जो 4th हाउस में सेक्रीफाइसिंग नेचर का इंसान था ना, 11th में अगर सन की प्लेसमेंट मिली तो वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा किसी के लिए, दूसरों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसकी खुशी के लिए। परिवार को ये देखना पड़ेगा कि इनके हिसाब से चले, वो परिवार के हिसाब से नहीं चलेंगे। चलिए, और प्रॉफिट एंड गेन्स की बातें ज्यादा करेंगे, हर चीज में प्रॉफिट ढूंढना उनको, बिना प्रॉफिट के किसी काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। अगर किसी के सन की प्लेसमेंट 12th हाउस में मिलती है तो उस इंसान का इंटरेस्ट किस में होगा, वो डोनेशन करने में बड़ा होगा, गौशाला में भी दान कर दिया ना, हर जगह डोनेशन करने में भी यकीन है, इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। ऐसा इंसान चाहेगा कि मैं जहां पैदा हुआ हूं उस जगह की बजाय किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाऊं, अपना स्थान चेंज कर लूं, प्लेस चेंज कर लूं। उसका हॉस्पिटल्स के अंदर, उसका प्रिजन के अंदर, जेल वगैरह में, इन चीजों में भी इंटरेस्ट हो सकता है कि मैं उसकी कोई जॉब स्टार्ट कर दूं या उसमें कोई ऐसा काम स्टार्ट कर दूं। उस इंसान का मेडिटेशन करने में भी बड़ा अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि मोक्ष का घर है ये, योगा में मेडिटेशन में भी हो सकता है। इस तरीके से आप सिर्फ सन की प्लेसमेंट चेक करके किसी के भी बर्थ चार्ट में ये बता सकते हैं कि उस इंसान के अंदर की पर्सनैलिटी किस तरीके की है। अगर हम चाहें ये देखना कि सन तो ठीक है, अंदर की कोर पर्सनैलिटी हो सकता है जो बातें सन से पता चलेंगी वो इंसान को सिर्फ खुद ही पता हो, बाहर किसी को बताए ही ना वो। बाहर की दुनिया को जो उसकी पर्सनैलिटी पता चलेगी ना, वो किससे पता चलेगी, जुपिटर से। जुपिटर आपकी पब्लिक सेल्फ है। अगर सन आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, तो जुपिटर वो प्लेनेट है जो बताते हैं कि आपकी पब्लिक सेल्फ कैसी है। तो जब आप जुपिटर से जब उसको, कुंडली को जब देखेंगे ना कि जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है, तो वो आपकी दिखाएगी कि आपकी बाहर की पर्सनैलिटी कैसी है। लोग जब आपको देखते हैं तो वो कैसे कहेंगे कि आप कैसे इंसान हैं। जैसे शालिनी जी का अगर देखें तो जुपिटर, अब हम किसी और का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हैंड रेज किया था, किसने कर रखा था हैंड रेज, फिर से कर लीजिए।
समरेश कुमार जी ने कर रखा था। जी सर। जी, आपके पास है डिटेल्स आपके बर्थ की? 28 जुलाई 79। 28 जुलाई 79। जुलाई और 1979। नहीं बताइए। मॉर्निंग 11:40 11:40 और मॉर्निंग में। ठीक है, प्लेस कोटा बताइए। राजस्थान। कोटा कोटा। राजस्थान। कोटा राजस्थान। ठीक है जी। कोटा तो नहीं मिला इसमें। कोटा तो सर एजुकेशनल सिटी है। फेमस फेमस है। स्पेलिंग देखिए, KOTA ही है। हाँ, KOT है राजस्थान। ठीक। ठीक, मिल गया हमें। देखिए, आपका 7th का लगन बनता है लिब्रा। नहीं, मेरा विरगु बनता है। वर्गो बनता है, तो फिर टाइम में कुछ कंफ्यूजन रहा है। 28 जुलाई 1979, 11:40 AM। हाँ। कोटा राजस्थान में ऐसा कैसे हुआ? ट्वेंटी एट जुलाई 1979, 11:40 AM, टाइम तो ठीक है। नहीं नहीं। चलिए ये देख लेते हैं करके एक बार। ठीक है। हाँ, ये बन गया आपका वो ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का डिफरेंस था कुछ। अब ठीक है। 6 वर्गों का लगन हाँ, आपका। चलिए, बिल्कुल। अगर आपको ये चेक करना हो कि मेरी जो पब्लिक सेल्फ है वो कैसी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो आप किस प्लेनेट को लेंगे? जुपिटर को ना। अभी हाँ जी। बहुत कुछ बताया जा सकता है, कोई ये कहे कि काल सर्प दोष है कि नहीं, वो भी बता सकते हैं। बट अभी हमारा एक फोकस है आज की वर्कशॉप का सिर्फ इतना कि हम 4 प्लानिट से अपनी लाइफ के बारे में 4 बातें जान लें। अंदर की सेल्फ कैसी है, बाहर की कैसी है, प्रोफेशन क्या मिला है हमें काम करने के लिए, डेस्टिनी क्या सपोर्ट करेगी, और धन भाव पैसा कहाँ से आएगा। फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपका जुपिटर मिला है आपको 4th साइन में और 11th हाउस। तो जुपिटर अगर हम्म। 11th हाउस में, तो ये क्या करेंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो होगी 11th हाउस जैसी। साइन 4th है तो हम्म। मून आपका आ गया इसके अंदर साथ में। तो जुपिटर क्या बता रहा है कि आप अपना धर्म कर्म कहाँ लगाएंगे? दोस्तों में, फ्रेंड्स के पास। फ्रेंड्स में एनर्जी पूरी लगेगी आपकी जाती। अगर आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे तो अकेले नहीं करेंगे, दोस्तों के साथ करेंगे। कंपनी चाहिए आपको। वीनस भी साथ में है तो आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर जो है ना वो साथ जाए, अकेला ना जाओ। मरकरी है तो छोटे भाई बहन जो है वो भी साथ में है। सन भी है तो फादर भी साथ में है। जब भी चले पूरा परिवार चले इकट्ठा होकर। है समझ जी ऐसा? ये अभी तक तो जहाँ भी मैं गया हूँ अकेला ही गया हूँ वैसे। दोस्तों के साथ गया हूँ। हाँ तो तो फैमिली के फ्रेंड अन्य अदर। हाँ। जी। क्योंकि जब हम केपी चार्ट में देखेंगे ना, वहां चीजें बदल जाती है। अगर वहां के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका जुपिटर कहाँ चला गया? 10th हाउस में। तब काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। फ्री बैठना टाइम की बर्बादी है। कुछ ना कुछ काम करते रहें, और उस काम से क्या हो कि एक्नोलेजमेंट मिले, प्रेज करे कोई कि हाँ रियल में काम किया इन लोगों ने। काम करो और कोई उसको प्रेज ही ना करे, कोई उसको समझे ही ना कि मैंने काम किया। लाइमलाइट में जो आना होता ना, कि मेरे ऊपर रोशनी गिरनी चाहिए क्योंकि मैंने मेहनत करी है, मेरी मेहनत करी हुई दिखनी चाहिए। इस तरह का एक पब्लिक एटीट्यूड होता है इंसान का, जिसको जुपिटर मिलता है 10th हाउस के अंदर। अगर किसी का हम्म। फर्स्ट हाउस में मिल जाए इसको, तो ऐसा इंसान वही होगा हम्म। कि अपनी ग्रोथ, अपनी खुद की सेल्फ की जो डेवलपमेंट है ना, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, दूसरे को नहीं देगा। और खुल के बताएगा कि देखो मैं तो अपने लिए हूँ, तुम अपना देख लो, मैं अपने लिए काम करूंगा। मुझे सारा फोकस सारी एनर्जी अपनी किस पे लगानी है? अपनी सेल्फ। अगर सेकंड में चला भी गया तो वो फैमिली के लिए सोचेगा, पैसे के लिए भी सोचेगा, लेकिन एक धार्मिक एटीट्यूड होगा उसका।
वो ना अनजस्ट तरीके से, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। ये जुपिटर की खासियत। अगर एक इंसान सेल्फिश भी होगा फर्स्ट हाउस में जुपिटर होने से, तो भी वो सेल्फिश इस लेवल तक होगा कि उसका भला होता रहे, उसकी वजह से किसी और का बुरा हो जाए वो उसको पसंद नहीं आएगा। तो उसकी सेल्फ ग्रोथ, उसकी सेल्फ डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे हो रही है, उस कॉस्ट को हमेशा इवेलुएट करके चलेगा वो, कि मेरे सुख की वजह से किसी और को दुख ना मिल जाए। ऐसे ही अगर वो पैसा भी कमाना चाहेगा तो उसकी ये अप्रोच रहेगी कि मेरे पैसे कमाने के तरीके से किसी का गलत ना हो जाए, बहुत एथिकल तरीके से, सही तरीके से वो इंसान पैसा कमाएगा। अगर जुपिटर थर्ड हाउस में है तो उसकी वाणी, उसकी कम्युनिकेशन, राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन से वो खुद की तो ग्रोथ चाहेगा, वो सारी उसकी खूबियां होगी कि उसकी अच्छी राइटिंग स्किल मिलेगी उसको, है ना, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रोंग होगी, जो बोलेगा वो कन्विंसिंग बोलेगा, लेकिन उससे किसी को बुरा ना लगे, किसी का मन ना दुख जाए। ये एंगल हमेशा ऐड करके चलते हैं जुपिटर, कि किसी का बुरा ना हो जाए। अगर फोर्थ हाउस में है वो, तो फोर्थ हाउस में जुपिटर, अभी तो हम ये देख ही नहीं रहे कि राशि कौन सी मिलेगी, एनवायरमेंट क्या होगा, सिर्फ हम क्या समझ रहे हैं कि अगर प्लेसमेंट मिलती है किसी की कुंडली में, बर्थ चार्ट में जुपिटर की, तो वो क्या एक बड़ा हिंट देते हैं सबसे पहले। तो जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में है किसी के, तो वो इंसान अपने घर परिवार, लग्जरी, कंफर्ट से जुड़ेगा, लेकिन जुपिटर की पर्सनैलिटी नहीं छोड़ सकता। वो सब कुछ करेगा, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस अपने आप को करेगा, लेकिन किसी का भी दिल नहीं दुखने देगा वो इंसान खुद अपने आप में चलती फिरती ब्लेसिंग होगा अपनी फैमिली के लिए। जो जिसका काम नहीं बनता होगा ना, वो साथ भी चला जाएगा तो काम बन जाएगा उसका। इतना स्ट्रॉन्ग काम करते हैं जुपिटर फोर्थ हाउस में। क्योंकि हम फोर्थ को ये भी मान के चलते हैं कि फोर्थ राशि भी है ना, जो ओल्ड स्टूडेंट्स वो समझ पाएंगे कि हम जो काल पुरुष कुंडली इसमें मानते हैं कि पहला घर पहली ही राशि, दूसरा घर दूसरी ही राशि, तीसरा घर थर्ड राशि। तो अगर फोर्थ हाउस को फोर्थ राशि मान के भी चलेंगे तो यहाँ पे जुपिटर एक्सोल्टेड होते हैं कैंसर के अंदर। अगर किसी का फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, तो वो इंसान अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने में, अपने टैलेंट को दिखाने में, नई नई चीजें लर्न करने में, सब में कितना कैसा होगा उसकी अप्रोच होगी कि मैं सीखूं और किसी के काम आ पाए वो चीज। ऐसी कोई भी चीज ना सीखूं जो किसी के काम ही ना आए, जो वेस्ट चली जाए, ऐसी वो कोई स्किल ही नहीं लेना चाहेगा। उसकी हर चीज सीखने के पीछे मोटो क्या होगा कि मैं किसी का भला कर पाऊं। अपने परिवार, अपने बच्चों की परवरिश भी इस तरीके से करेगा कि जैसे वो उसके लिए एक बहुत अच्छी ड्यूटी हो उसकी। ये सिक्स्थ हाउस से बताएगा कि वो बड़ा ड्यूटीफुल होगा, फिर दूसरों के भले करने के लिए वो इंसान जो है ना इतना डेडिकेटेड होगा, चाहे सन आए चाहे जुपिटर आए। सिक्स्थ हाउस हमें सेवा करने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पे आके भी कोई चीटिंग करेगा ना, तो फ्री हाउस उसको क्या देगा, डेट दे देगा, ऋण दे देगा, लोन की दिक्कत आ जाएगी, कोर्ट केस हो जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। तो अगर जुपिटर इसके सिक्स हाउस में किसी को भी मिलता है, तो जुपिटर क्या करेगा, इतना सेवा भाव दिखाएगा, इतना डेडिकेटेड ड्यूटीफुल होगा इंसान वो, कि दूसरों का बुरा तो करना दूर, वो भला ही करने में लाइफ को लगा देगा अपनी। अगर सेवंथ में मिल गया ना जुपिटर किसी के, वो इंसान अपनी मैरिड लाइफ को लेके इतना ड्यूटीफुल होगा कि मेरी वाइफ का, मेरे पार्टनर का, हस्बैंड का दिल ना दुख जाए, उसको इतना सुख दे दूं मैं कि आज तक इतना सुख किसी ने दिया ना हो। जो हम बोलते हैं ना कि प्यार करो तो ऐसा करो कि आज तक किसी ने ना किया हो, उस इंसान में कैपेबिलिटी है वो प्यार देने की, जिसका जुपिटर उसके मैरिज के हाउस में या पार्टनरशिप के हाउस में है। इतना स्ट्रांगली काम करता है जुपिटर। उसकी बाहर उसको देख के, उसके बिहेवियर से लोग बोल देंगे कि भाई बड़ा डेडिकेटेड है, इतना अच्छा हस्बैंड, इतनी अच्छी वाइफ, काश मुझे मिल जाता। अगर किसी का जुपिटर एट्थ हाउस में मिलता है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, क्योंकि जुपिटर कंफर्टेबल नहीं है एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस किसका, आपके सीक्रेट्स का है, ऐसे काम का जिनको हम थोड़े से काले कारनामे भी बोलते हैं, कि छुपा छुपा के जो काम किए जाते हैं। और जुपिटर नहीं चाहता, मतलब गुरु जो है वो नहीं चाहते कभी भी कि वो ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हो जिससे, जिसको छिपा के करना पड़े। एट्थ हाउस में अगर है किसी का जुपिटर, तो वो इंसान बहुत सारे ऐसे काम करने में इन्वॉल्व होगा जो उसको छुपा के करना पड़े, जिसको पब्लिकली ना बता पाए वो। नाइन्थ में अगर है तो वो उनका खुद का हाउस है। यहाँ पे अगर जुपिटर है किसी के, तो इंसान बहुत धार्मिक। दूसरा क्या होगा, उसके पास धर्म कर्म की नॉलेज पहले से ही आई होगी, पिछले जन्मों से आई मिलेगी उसको। वो एक अलग लॉजिक है कि नाइन्थ हाउस में ऐसा क्या है। तो धार्मिक भी होगा, उसको मंत्र उच्चारण या कोई भी चीजें, वो इंसान रिचुअलिस्टिक बहुत होगा। एक होता है ना नॉर्मल धार्मिक होना, ये रिचुअल्स परफॉर्म करेगा, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, फूल लेके जाना, फ्रूट लेके जाना, जितने भी किसी भी धर्म में जो भी रिचुअल्स होते हैं, ये रिचुअलिस्टिक बहुत ज्यादा होगा। जब भी चाहेगा धार्मिक यात्राएं कर लेगा, अरेंजमेंट भी हो जाएगी इसके लिए।
अगर किसी के 10th हाउस में जुपिटर है, तो 10th हाउस में जुपिटर होगा तो क्या होगा, वो इंसान ना पब्लिकली खुल्लम खुल्ला ही बोलेगा कि मैं काम करने के लिए बना हूं, मुझे काम चाहिए, मुझे काम बताओ क्या काम करना है। और उसके काम करने का तरीका भी ऐसा होगा जिससे वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पाए। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं एक बैंक मैनेजर का। उस बैंक मैनेजर के अगर 10th हाउस में जुपिटर है, उसकी पूरे दिन अप्रोच यही रहेगी कि मेरे यहाँ से कोई भी क्लाइंट दुखी होके ना चला जाए, उसको किसी भी फॉर्म में मैं उसका मन को सुख दे पाऊं। अगर किसी का ये भी है ना कि जी मेरा कोई फॉर्म भरने वाला नहीं है, उसकी भी अरेंजमेंट वो मैनेजर करवा देगा कि आप इसको बोलो ये भर देगा। हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखेगा वो अपने वर्क प्लेस पे। अपने वर्क प्लेस का वो गुरु है, जहां वो काम करेगा वहां की हर दिक्कत उसकी अपनी दिक्कत है। इतने केयरिंग नेचर का इंसान होता है। अगर जुपिटर 11th हाउस में, तो इसकी हम बात कर चुके हैं, वो इंसान यार दोस्तों में अपनी एनर्जी लगाएगा, घूमने फिरने वाला होगा, खूब ट्रेवल करेगा, अपनी डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए जिएगा, लेकिन एथिकल जरूर रहेगा वो। कभी भी कुछ भी उसका काम ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ मजे के लिए काम कर लूं और किसी का दिल दुख जाए। दोस्तों में भी ऐसे रहेगा कि प्रोटेक्ट करके रख लूं, किसी का बुरा ना हो जाए मेरे हाथों। अगर जुपिटर किसी के 12th हाउस में मिलते हैं, तो ये इंसान बहुत मेडिटेटिव नेचर का होगा। इसके पास पहले से ही ऐसी चीजें होंगी कि ये बैठेगा और इसका ध्यान लग जाएगा, मेडिटेशन में चला जाएगा। ये अपनी बॉडी का इतना ध्यान रखेगा कि योगा करे, प्राणायाम करे, कहीं कोई फैट ना आ जाए इसकी बॉडी के ऊपर। और धर्म कर्म की तरफ इसका रहेगा। और इसकी लाइफ का अगर कोई पूछ लेना कि आपके लाइफ का पर्पज क्या है, ये कहेगा बस इस जन्म में ना इतनी भक्ति कर लेनी है कि मोक्ष मिल जाए, आगे मुझे जन्म चाहिए ही नहीं, भगवान करे ये मेरा लास्ट जन्म हो। इस तरीके का नेचर देते हैं जुपिटर अगर वो 12th हाउस में होते हैं। तो अब तक हमने सो फार वी हैव कवर्ड टू एस्पेक्ट्स। वन, इफ सन इज प्लेस्ड इन ऑल दिस 12 हाउसेस, तो वो अपने क्या एट्रीब्यूट्स देंगे, इंसान के अंदर की सेल्फ का पता चलेगा। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट चेक करेंगे तो बताएंगे कि इंसान पब्लिकली बाहर उसकी जो एक सेल्फ जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। अब हम आते तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे। अगर किसी को ये देखना हो कि मेरा प्रोफेशन कहाँ से जुड़ा है, मैं बाई डेस्टिनी या मेरी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मैं कौन सा काम करने के लिए आया हूँ, बना हूँ, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, हम चेक करते हैं उसको सैटर्न की प्लेसमेंट के साथ। सैटर्न आपके प्रोफेशन को डिनोट करते हैं। और है कोई जो अपनी कुंडली लगवाना चाहेगा, यहाँ पे डिस्कशन करना चाहेगा, ना हैंड रेज कर सकते हैं। निशा जी आप चाहेंगी अपने आप को अनम्यूट करके चार्ट बताना अपना, बताए वही जिसके पास अपनी बुक डिटेल्स करेक्ट। सर क्या मैं अपने बेटे का करा सकती हूँ? कितने साल का है? सर 2010 बॉर्न है। ठीक है, करा सकते हैं। बताइए डिटेल्स डेट बताइए, ऑफ बर्थ है उसका नाम बताइए 3 पहले। देवांश। देवांश, DEVANSH। जी देवांश। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 3/7/2010। 3/7/2010। जी टाइम सर दोपहर के 3:03 है दिल्ली। 3:03 है PM, ठीक हो गया ना। हाँ जी सर PM और दोपहर का यस। और प्लेस है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। देखिए बर्थ चार्ट बनवाया आपने कभी उसका? सर एस्ट्रोसेज पे मैंने ही मतलब ऐसे हमारे बहुत पुराने कोई थे उनको जब उसका कोई बर्थ हुआ बात था नहीं, ये तब वो बताइए लगन पूजा ठीक है। करवाते हैं उसके लिए। 7th का लगन आ रहा है उनका, लिब्रा का, ठीक है। एक मिनट सर। और मून शाइन जो उनका वो पाइसिस है 12th। सर आप एक सेकंड देंगे मुझे? बिल्कुल। हाँ जी सर सही है। चलिए अब अगर इनका प्रोफेशन देखने पे आएंगे हम, तो हमें क्या ढूंढना है, सैटर्न की प्लेसमेंट कहाँ है। D1 में आप देखेंगे 12th हाउस में है। और अगर आप देखेंगे उनके KP चार्ट में, KP का मतलब होता है जहाँ पे एक्चुअल में प्लेनेट है। ओके करंट। ठीक है, तो हम कहाँ देखेंगे, KP में देखेंगे। सैटर्न उनके 11th हाउस में है। जी सर। राशि कौन सी है, 5th, सूर्य की राशि में बैठे हैं सैटर्न। ओके। सैटर्न अगर 11th हाउस में है तो वो इंसान क्या चाहेगा
कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में से ही किसी के साथ कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लूं। ये चीज जो उसके दिमाग में आएगी कि दोस्तों ओके के साथ मिलके कुछ करूं, कुछ स्टार्टअप कर लूं, कुछ ऐसा ओके जिससे मेरी भी डिजायर फुलफिल हो जाए, दूसरों की भी हो जाए। जी सेकंड चीज क्या होगी कि सैटर्न जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले तो वो सीखेगा स्किल, ऐसी कोई स्किल जो उसको ऐसा कोई काम दे दे जिससे वो अपनी डिजायर फुलफिल कर पाए। ओके ये कोई भी स्मॉल काम करना नहीं चाहेगा, इसको चाहिए कि मैं कुछ इतना बड़ा करूं कि अगर मुझे ओडी लेनी है तो मैं ओडी ले पाऊं, मुझे मिडिल सर, क्लास में। बातें बातें तो वो करता है ऐसे ही कि मैं बड़ा होके ये कार खरीदूंगा वो खरीदूंगा। दूसरा, वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता है। फिफ्थ हाउस पे गई उसकी 7 दृष्टि गई है सैटर्न की, और जुपिटर भी है, मून भी है, और 11th साइन यहाँ ट्रेवल कर रहा ओके है। तो अच्छे चांसेस हैं उसके। तो हम करते सर हैं कि मान सर लीजिए, लेकिन सर लेकिन लेजी है तो मतलब मुझे थोड़ा डाउट होता है कि तब सोचना अलग होता है, परफॉर्म करना अलग होता वो तो देखिए फिर एक अलग एंगल पे निकल जाएंगे हम। है। ओके ठीक है सर। प्रोफेशन की वाइज अगर देखते हैं, अगर किसी का सैटर्न फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो उस जी इंसान का प्रोफेशन किससे जुड़ जाएगा? अपने आप से ही। वो खुद चलता फिरता प्रोफेशन है। वो जो भी करेगा अपनी लाइफ में अपने हाथों से करेगा, अपने माइंड से करेगा, वही उसका प्रोफेशन है। वो जब चाहेगा पैसा कमा लेगा, जब चाहेगा छोड़ देगा। अगर किसी के सेकंड हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट मिल जाए तो वो इंसान दूसरों के लिए, अपने लिए पैसा कमाने आया। तो जिसको बैंकर बनना हो ना, सैटर्न देख लो अगर सेकंड हाउस में है, उसके हाथ में पैसा ही पैसा, उसका पैसे का ही बिजनेस, या अपनी फैमिली का ऑलरेडी कोई बिजनेस होगा, उसी को कैरी फॉरवर्ड करेगा वो। दादा है ना, ग्रैंडफादर फादर किसी काम को करते आए थे, वही उसको एज इट मिलेगा करने के लिए। थर्ड हाउस में अगर किसी का सैटर्न है तो सैटर्न बता रहे हैं कि बच्चे इस जन्म में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क करवाएंगे ये, पूरी हिम्मत रखनी पड़ेगी उस काम को करने के लिए। जो एग्जाम मान लीजिए 2 अटेम्प्ट में कोई क्लियर कर जाता है ना, इस बच्चे को 5 6 7 अटेम्प्ट लग जाएंगे करने में, बहुत रगड़ेंगे, बहुत मेहनत कराएंगे। लेकिन जब कर जाएगा ना, अगर सह गया उस स्ट्रगल को, तो ऐसा हीरे की तरह चमकेगा कि कोई देखता रह जाएगा उसको, अगर थर्ड हाउस में किसी का सैटर्न आया है तो। अगर फोर्थ हाउस में सैटर्न किसी का आया है तो वो इंसान क्या चाहेगा कि मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर लूं, घर से दूर ना जाना पड़े मुझे, अपने ही घर पे रह के वहीं पे कोई काम कर लूं, और काम भी कौन सा जो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। अगर किसी का ओके सैटर्न फिफ्थ हाउस में है तो वो इंसान स्किल ओरिएंटेड होगा, अपनी लाइफ में मल्टीपल स्किल्स लेके आएगा और स्किल के दम पे कमाएगा वो। ना उसको अगर मान ली स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स भी सीख लेगा ना, वो भी एक कैटेगरी होगी उसके पास। हो सकता है म्यूजिक का भी शौक हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीख ले, सिंगर भी अच्छा बन जाए वो, अगर बाकी प्लेनेट की कुछ ऐसा रहा कंजक्शन बनना, सिंगिंग भी सीख ली उसने। हो सकता है उसका मन करे कि मैं 1 2 बुक्स भी लिख दूं, लव रोमांस पे बुक्स भी लिख डालूं, या मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊं, लोगों के एंटरटेनमेंट करूं। वो सर, वो परफॉर्म कर चुका है। बहुत सारी स्किल्स वो चाहेगा इंसान में ले आऊं अपनी लाइफ। अगर किसी का सैटर्न सिक्स हाउस में मिला है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि पास्ट जन्मों में उस इंसान ने कुछ ऐसा अधूरा था जो रह गया और वो पूरा करना पड़ेगा, उसको सेवा करनी पड़ेगी। वो डॉक्टर बन के सेवा करे, वो बैंकर बन के सेवा करे, वो टीचर बन के सेवा करे, लेकिन उसको सेवा करनी पड़ेगी, सर्विसेज देनी पड़ेंगी उसको। उसका डेली रूटीन होगा, वो इंसान जॉब करने के लिए बना है, किसी के अंडर काम करेगा, सर्विसेज देगा, अपना एक डेली रूटीन फॉलो करेगा वो इंसान। अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ से बहुत बीमारियां हैं जो उसको फिर सेटल देंगी, खासकर नी रिलेटेड, घुटने से रिलेटेड उसको दिक्कत आएंगी फिर। अगर किसी के 7th हाउस में सैटर्न मिला है, अभी हम मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि सैटर्न अगर मैरिज के हाउस में है तो क्या कर देंगे, हम सिर्फ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। अगर सैटर्न 7th हाउस में है तो वो इंसान पार्टनरशिप में काम करने के लिए बना है। अगर वो सोचे कि मैं अकेला ही बहुत कुछ बड़ा कर दूं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कर नहीं पाएगा। जितना टीम वर्क करेगा, जितना लोगों को जोड़ के चलेगा ना साथ में, उतना काम करेगा। ऐसे इंसान की कई बार प्रोफेशन की स्टार्टिंग ही मैरिज के बाद होती है। जब शादी हो जाएगी, पार्टनर जुड़ जाएगा साथ में, तब उसका प्रोफेशन ग्रो करेगा, और वो अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन जोड़ने के लिए आया लाइफ। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उस टाइप का, कि मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूंगा, उसी के दम पे कमाऊंगा। अगर सैटर्न की प्लेसमेंट किसी की 8th हाउस में मिली है तो ऐसे इंसान का इंटरेस्ट किस में होगा? किसी भी डीप लेवल के फील्ड में।
मतलब किसी डिटेक्टिव एजेंसी में डिटेक्टिव बनना है, आईबी ज्वाइन करनी है ना, या फिर मुझे क्या करना है कि अ, अगर क्या बोलते हैं हम इसको, एडवोकेट भी बनना है, जज भी बनना है ना, तो वो भी कौन सा, क्रिमिनल लॉयर। तो सारे ऐसे सीक्रेट वाले काम करेगा जिसमें और लोग जाने से डरते हैं, वो जाना चाहेगा कि मैं रिस्क लूंगा ये वाला, है ना। स्कूबा डाइविंग करना चाहूंगा मैं ऊपर स्पेस में जाके पता नहीं क्या कर दूं, सारे सीक्रेटिव काम। अगर किसी का सन मिलता है उसको 9th हाउस में, तो वो इंसान अच्छी डेस्टिनी लेके आया, उसका काम है दूसरों की डेस्टिनी सुधारना। वो अपने फादर का जो काम है उसको भी संभाल लेगा, बिल्कुल ऐसे मान के कि जैसे प्रसाद में मिला हो। वो बड़े धार्मिक नेचर का होगा। हो सकता है कुछ ऐसी प्लानिंग करे कि मैं अपने धर्म को भी फॉलो कर पाऊं, मेरा काम भी हो जाए। हमेशा कमाने की अप्रोच क्या होगी कि भगवान सिर्फ उतना दे दे जितना मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं मांगेगा कभी भी वो। उतना मिल जाए जितना मुझे चाहिए, बस बहुत है मेरे लिए। वो थोड़े में गुजारा करने वाला इंसान होगा, बड़ा सुकून से जिएगा, वो खुश रहेगा। अगर सैटर्न की प्लेसमेंट 10th हाउस में मिलती है, तो ऐसा इंसान अपने आप को काम करने से रोक ही नहीं सकता। उसको समझाना पड़ेगा, वो अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर देगा, अपना इमोशनल लाइफ, लव लाइफ, सबको कॉम्प्रोमाइज कर देगा, बस उसको काम से मतलब। बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक होगा वो इंसान। और हर किए गए काम की उसको एक्नोलेजमेंट चाहिए कि मैंने जो काम किया है मुझे उसका फल मिलना ही मिलना चाहिए। अगर सैटर्न की प्लेसमेंट 11th हाउस में है, तो हम डिस्कस कर चुके, वो इंसान अपने यार दोस्तों में, अपनी डिजायर फुलफिलमेंट करने में, अपना कुछ करने में काम करेगा। मैं अपना कुछ बिल्टअप कर लूँ यहाँ से 11th हाउस से, और किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े मुझे। बहुत छोटी उम्र से इंसान कमाना स्टार्ट भी कर देगा। वो हो सकता है स्कूल के अंदर कोई प्राइज जीत के आए, 1000 का, 5000 का, बट बहुत यंग एज में वो इंसान पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सैटर्न उसके 11th में है। उसकी डिजायर्स बहुत यंग एज में फुलफिल होनी स्टार्ट हो जाए। और अगर किसी का सैटर्न 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये इंसान से दोबारा से बहुत मेहनत कराएगा, बहुत रगड़ा लगाएंगे ये। लेकिन वो जितना काम करेगा ना यहाँ से, वो सारा दूसरों के लिए होगा, उसके लिए नहीं होगा कुछ। पूरी उम्र काम करेगा, उसके कभी काम नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई इंसान किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में है ना, 2 lakhs 4 lakhs का उसका पैकेज है। अब दुनिया को तो क्या लगेगा कि क्या कमाने वाला है, 4-4 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, मजे हो गए इसके। उस पैसे का कभी वो यूज नहीं कर पाएगा, उसकी फैमिली यूज कर लेगी, रिलेटिव्स यूज कर लेंगे, सब कंफर्ट में जिएंगे। उसकी लाइफ कैसी होगी, भागम भाग। बस पैसा कमाने की मशीन है वो, कमाया गया पैसा उसके काम नहीं आएगा, वो सारा निकल गया, वो कमाता रह जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रोफेशन को करने के लिए बना हूं। अब हम चलते हैं 4th लेवल पे। सर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। जल्दी से पूछिए। सर आपने बोला कि अगर सेकंड हाउस में अगर सैटर्न है तो वो घर का बिजनेस कर, मतलब जो फैमिली बिजनेस है उसको आगे बढ़ाता है। बट अगर वो फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, जॉब वाले हैं, तो क्या वो खुद का बिजनेस करने की सोचेगा? कुछ सोचेगा वो। उसका पूरा ठीक, फोकस ये होगा कि मुझे बिजनेस वो करना जिसमें पैसा आता हो, जिसमें मैं मतलब इतना वो, कमा पाऊं कि परिवार की मैं सारी नीड्स पूरी कर दूं। ओके ओके ठीक है सर। चलिए, और कौन है जो नेक्स्ट लेवल पे साथ चलना चाहेंगे हमारे? ना कोई हैंड रेज कर लीजिए, जिसको ये देखना है कि मेरे पास पैसे का सोर्स कहाँ से आना है। जी शालिनी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हम्म। हाँ सर। शालिनी, ठीक है जी, ठीक है। शालिनी हेलो। शराब हाँ बोलिए। जी। अब बताइए, डेट ऑफ बर्थ सर बताइए। आपका आज वॉइस बहुत धीरे आ रहा है। चलिए, आई होप कि अब बढ़ गया होगा। थोड़ा बेटर हुआ है। ठीक है। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1973। धीरे 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 चलिए। अ, शालिनी सराफ। शराब, ठीक है। तो ग्रीन कलर आप यूज ही नहीं कर सकते। नहीं। ठीक है। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 अगस्त 25 अगस्त 8 1973। 1973। टाइम? हाँ, टाइम रात को 2 बजे। रात को 2 बजे। हाँ जी।
2 AM पे जाएंगे हम। हाँ 2 AM। प्लेस बताइए आप। भागलपुर। भागलपुर हाँ स्टेट में पड़ता है ये? ये मेरे ख्याल से अब तो या तो बिहार या झारखंड में पड़ेगा। ठीक है। मेरे ख्याल से बिहार में पड़ेगा। चलिए देखिए, आपका बर्थ यही है, थर्ड बनता आपका जमीनाई लगन। हाँ हाँ जेमिनाई। ठीक। हमें देखना है कि वीनस की प्लेसमेंट कहाँ मिली है आपको। तो हम केपी चार्ट पे चलेंगे, एक्चुअल पोजीशन वहां होती है वीनस की। फिफ्थ केपी राशि है। चार्ट कैसे बनता है? ये सॉफ्टवेयर पे डालेंगे, आप इसी पे बन जाएगा। आप एस्ट्रोसेज पे भी चेक कर सकते हैं, वहां भी केपी का ऑप्शन होता है, केपी सिस्टम करके आता है। ठीक है। ये हाउस की डिग्री और प्लेनेट की डिग्री को मेजर करके एग्जैक्ट ये बताते हैं कि आपकी जब बर्थ हुआ तो कोई भी प्लेनेट एग्जैक्टली कौन से साइन में था, कौन से हाउस में था। जैसे मेरा जो लग्न कुंडली है उसके हिसाब से तो मेरा 4th हाउस में है वीनस। हाँ, लेकिन आपका अगर एग्जैक्ट ये देखना कि मेरा प्लेनेट कहाँ है तो वो केपी से पता चलता है, ये ज्यादा ठीक प्रिसाइज उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है ठीक है। तो वीनस आपके हैं थर्ड हाउस में। ये मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें हैं। एडवांस लेवल पे हाँ तो ठीक। अलग अलग लेवल से इनको देखते हैं। हाँ चलिए। उसकी दृष्टि वगैरह सभी देखते हाँ, हैं। दृष्टि भी देखते हैं। वीनस की डिग्री भी होती है, वो डिग्री वाइज किसको फॉलो कर रहा है ना। बीएनएन के जब हम्म। सूत्र लगाते हैं तो हम ट्राइन भी चेक करते हो किस ट्राइन में आता है। जैसे ये 5 में है तो 159 का ट्राइन बनेगा। तो बहुत चीजें हैं सीखने को, और बहुत एक्यूरेसी के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी अगर चाहें देखना तो हम देख सकते हैं कि अगर थर्ड हाउस में वीनस है तो आप जितना भी ऑनलाइन काम करने की तरफ जाएंगे, थर्ड हाउस ऑनलाइन काम का भी है, सोशल मीडिया का भी है, जितना आप सेल्फ पे काम करेंगे, आपकी राइटिंग स्किल, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीजें हैं जो आपको पैसा दिला सकती हैं। राइट। अगर किसी का मान लीजिए फर्स्ट हाउस पे वीनस है तो उस इंसान का पैसा कहाँ से जुड़ गया, उसके अपने आप से जुड़ गया, खुद से ही। चलते फिरते पैसे की मशीन है वो, जितना अपने ऊपर काम करेगा उतना पैसा कमा लेगा। और हाँ, इसमें चलिए फिर आएंगे जब बताऊंगा मैं थर्ड हाउस में दोबारा से। अगर किसी का सेकंड हाउस में वीनस मिलता है उसको, तो उसका पैसा किससे जुड़ गया है, फूड के बिजनेस से। सेकंड साइन जो है वो फूड को भी डिनोट करता है। फूड के बिजनेस से, फैमिली का कोई बिजनेस है, या पैसे से रिलेटेड कोई बिजनेस है, मनी मेकिंग, मनी साइंस। जैसे शेयर मार्केट है, और भी चीजें हैं हालांकि शेयर मार्केट के लिए अकेला सेकंड हाउस नहीं है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर शेयर मार्केट में भी जाएगा इंसान, या एफडी करा करा के भी जाएगा तो काफी गेन मिलेगा उसको, पैसे से पैसा अच्छे से कमा पाएगा। थर्ड हाउस में कमीशनिंग का काम भी बहुत अच्छा चलता है। अगर आप कोई भी काम कमीशन बेस्ड करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, पब्लिशर उसको पहले ही कमीशन देता है कि ये लीजिए 5 लाख रुपीज और आप एक बुक लिखिए मेरे लिए, तो उसमें बड़ा गेन होगा उसका। अगर वो इंसान प्रॉपर्टी का भी काम कर रहा है, कमीशन बेस्ड कर रहा है, एक प्रॉपर्टी ली दूसरे को बेच दी, बीच में अपना कमीशन रख लिया, तो कमीशनिंग का काम भी बहुत अच्छा चलता है अगर किसी के थर्ड हाउस में वीनस की प्लेसमेंट है। फोर्थ में सर अगर आप है। क्या बोले? ऑनलाइन ऑनलाइन क्या काम करेंगे तो थर्ड हाउस में अगर वीनस होता है तो? हाँ, तो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम कर सकते हैं, आप राइटिंग का कोई काम कर सकते हैं। मान लीजिए अच्छी एडिटर है आपके पास, कोई बुक एडिट होने आ गई, आपने एडिट कर दिया, आपने पैसा कमा लिया। कोई पेपर आ गया आपके पास कि ये लिखना है, मेरे से नहीं लिखा, आप लिखें, आप उससे पैसा कमा लो। सर इवन अगर ऑनलाइन टीचिंग इवन वगैरह करे? यूट्यूब वीडियोस के ऊपर जो क्या बोलते हैं उनको, सब टाइटल्स जो ऐड करते हैं, अच्छा। उस जैसा काम भी बहुत फलता है उस इंसान को जिसका वीनस थर्ड हाउस। अगर फोर्थ हाउस में वीनस की प्लेसमेंट गई है तो वीनस क्या बता रहे हैं कि मेरा जो एट्रीब्यूट है वो फोर्थ हाउस से जुड़ गया है। फोर्थ हाउस किसका, आपके लग्जरी का, आपके कंफर्ट का, आपकी फैमिली का, प्रॉपर्टी का। एक कमाल की चीज होती है जिसके फोर्थ हाउस में वीनस की प्लेसमेंट है, वो इंसान जितना परिवार पे अपने पे खर्च करेगा ना, जितना पैसे को खर्च करेगा उतना पैसा और आएगा उसके पास। जितनी कंजूसी दिखाएगा उतना कमाएगा। जितना लग्जरी पे, कंफर्ट पे खर्च करेंगे उतना पैसा और ज्यादा आएगा। और जितनी कंजूसी करेंगे, सेकंड हैंड चीजों की तरफ चलेंगे, गाड़ी लेनी है सेकंड हैंड खरीद ली, फ्रिज लेना था पुराना ले लिया,
जितना पुराने की तरफ जाएंगे उतना वीनस वीक होता जाएगा, और जितना नए की तरफ जाएंगे, जितना ज्यादा टूर ट्रेवल्स पे निकलेंगे, उतना ज्यादा वीनस पैसा देगा। फिफ्थ हाउस में अगर वीनस किसी का है तो वो उसकी पर्सनल स्किल से जुड़ गया है। जो स्किल वो ले लेगा अपने अंदर, अपने दम पे जो काम करेगा, 1-5 जब दोनों जुड़ेंगे, 1-5 और 9 का ट्राइन जब बनता है, तो वो अपनी जो स्किल लेके आएगा ना, स्किल के बेस पे वो पैसा कमाएगा। दूसरा पैसा नहीं दे सकता उसको खुद के लिए खुद स्किल लेके आनी पड़ेगी, स्किल के बेस पे पैसा कमाएगा। स्किल कुछ भी हो सकती है, स्पोर्ट्समैन हो सकता है बहुत अच्छा, स्पोर्ट्स से बहुत पैसा निकल के आ जाए, बहुत अच्छा एक रोमांस का राइटर हो सकता है, एंटरटेनमेंट कर सकता है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे बताया था, बहुत पैसा आएगा वहां से उसके पास में। उसके बच्चों के थ्रू बहुत पैसा आता है उस इंसान के पास। मान लीजिए अपनी लाइफ में नहीं कमा पाया, जब बच्चे कमाएंगे तो वो बहुत कमा के देंगे उसको। अगर किसी का वीनस 6th हाउस में है, ये साफ साफ बता रहा है कि आपका काम किससे जुड़ गया, मेडिकल प्रोफेशन से। बीमारी का घर है ना, मेडिकल प्रोफेशन से। आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, यहाँ से फिर 8th हाउस भी बताता है दोनों को। आप लोन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, वहां से पैसा आएगा आपके पास। आप जुडिशरी के अंदर चले गए, कोर्ट कचहरी में चले गए, वहां कोई काम करे, वहां से बहुत पैसा आएगा आपके पास। प्रोफेशन अलग चीज है, पैसा अलग चीज है। प्रोफेशन से पैसा आता है ये अलग बात है, लेकिन प्रोफेशन के साथ साथ और कहीं से भी बहुत सारे सोर्सेज से पैसा आपके पास आ सकता है। अगर किसी के 7th हाउस में वीनस है, तो ये सीधी सी एक बात बता रहा है कि आप शादी करो, आपका जो पार्टनर होगा वही आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, पैसा ही उसी के साथ आएगा। क्योंकि जब किसी का कुंडली मिलान करते हैं ना शादी के लिए, तो लड़के की कुंडली में वीनस की प्लेसमेंट देखी जाती है लड़की के लिए, और लड़के की कुंडली में मार्स की प्लेसमेंट देखी जाती है, मंगल ग्रह की। तो अगर लड़के की कुंडली में वीनस उसको मिले हैं 7th हाउस में, तो उसका सारा पैसा कहाँ है, उसकी पार्टनरशिप में, उसके बिजनेस में, उसकी जो मैरिटल पार्टनर है उसके साथ आने के बाद में। जैसे ही उसकी कुंडली जुड़ेगी ना, भाग्य जुड़ेगा, फिर रियल वाला पैसा आएगा उसके पास। अगर 8th हाउस में किसी का वीनस प्लेस्ड है, तो ये साफ साफ क्या इंडिकेट करता है कि आपका पैसा सीक्रेट चीजों से जुड़ गया है। जैसे कोयले की खदान है ना, माइनिंग में चले गए, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कोई सेल कर रहा है, वो ना बहुत सारे की कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर बन गए, वो औरों का घर बनवा रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। रियल इस्टेट एजेंट बन गए, वहां से पैसा आ रहा है उनके पास में। और कई बार इंसान का ससुराल पक्ष से बहुत पैसा आता है, जिसका वीनस 8th हाउस में होता है। अगर वो अपने इन लॉ से अच्छे से बना के रखते हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो वहां से उनको लाइफ में एक बार बहुत बड़ा पैसा आता है, कोई प्रॉपर्टी नाम कर दे या जिस भी सेंस में। अगर किसी का वीनस उसके 9th हाउस में है, तो वो इंसान जितना धार्मिक कर्मों में जुड़ेगा ना, उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। ऐसे लोग देखोगे आप कि जो धार्मिक यात्राएं प्लान करते हैं, उनकी अपनी एजेंसीज हैं। जैसे आप कितने लोग थे जो कुंभ तक बसेस लेके गए हैं अपनी, कि बस कर रखी है, इतना इतना आपको कंट्रीब्यूट करना है, बैठिए और हम आपको पूरा जो है कुंभ का स्नान करवा के लाएंगे, साथ में 4 डेस्टिनेशन और दिखा के लाएंगे। कितने लोग हैं जो वैष्णो माता की या साईं बाबा की वहाँ की जो औरों के लिए ट्रेवल्स प्लान करते हैं। तो ये इंसान का वही होगा, धर्म से पैसा कमाएगा। हो सकता है बहुत बड़ा धर्म गुरु बन जाए, स्पिरिचुअल लीडर बन जाए, औरों को गाइड कर रहा है कि लाइफ में कैसे लाइफ को जीना चाहिए, कोई लाइफ कोच बन जाए वो इंसान। पैसा उसका निकलेगा कहाँ से, जितना वो दूसरों की डेस्टिनी को स्ट्रॉन्ग करेगा, उनको गाइडेंस देगा, उनको क्लैरिटी देगा। अगर किसी के 10th हाउस में उसको वीनस मिलता है, तो उसका पैसा उसके काम से जुड़ा है। जो भी वो काम करेगा वहीं से पैसा आएगा। ऐसा कोई काम ही नहीं होगा कि वो करे और उससे पैसा ना आए। हर छोटे छोटे काम में उसका भी पैसा निकल आएगा। और चांसेस है कि उसका पार्टनर भी उसको उसके वर्क प्लेस से ही मिले, जहाँ वो काम करे वहीं उसकी शादी हो जाए। अगर किसी के 11th हाउस में वीनस है, तो उसका पैसा उसके दोस्तों के थ्रू आना, उसके फ्रेंड्स के थ्रू आना है। बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, 100 तरह की डील करते होंगे, उसी डील में इसको भी फायदा होता रहेगा। मिल के पैसा कमाएगा, कभी अकेला पैसा नहीं कमाएगा। ग्रुप एक्टिविटीज में पैसा कमाएगा। एक प्रॉपर्टी है, 4 दोस्तों ने मिलकर खरीद ली, कंट्रीब्यूट कर दिया, कुछ टाइम बाद उसको रीसेल कर दिया और चारों को प्रॉफिट हो गया। तो अपनी जितनी डिजायर्स को फुलफिल करेगा, उतना पैसा और ज्यादा आएगा इस इंसान के पास। तो खुल के लाइफ को लिए, खूब पैसा कमाए, जितना खर्चेगा उतना फिर से पैसा आएगा इसके पास। अगर किसी का वीनस 12th हाउस में है, ये अच्छी चीज नहीं होती। पहली चीज, यहाँ से शादी, प्यार, प्रेम नहीं मिल पाएगा उसको। जितना पैसा कमाएगा सारा वेस्ट हो जाएगा, वापस मेडिसिन में चला गया, किसी भी तरह कोई चार्ज लग गया, पुलिस को देना पड़ गया, इस तरीके से पैसा बर्बाद होगा। लेकिन अगर वो इंसान एक्सेप्ट कर ले 12th हाउस के हिसाब से काम करना, फिर पैसा आएगा उसके पास। 12th हाउस से क्या करे,
टाइम टाइम पे डोनेशन करता रहे, जितना भी कमाए उसका एक सर्टेन पार्ट वो डोनेट कर दे। मान लीजिए आज उसने अगर 10,000 कमाए हैं तो उसका 10th पार्ट एक 100 रुपीज जरूर डोनेट कर दे। बिना डोनेट किए अगर कोई भी पैसा उसने रखा उसके पास नहीं बचेगा। टाइम टाइम पे इन्वेस्टमेंट करता रहे, पैसा अपने अकाउंट में रखने की बजाय अपने पार्टनर के अकाउंट में रखे, वो योगा करे, मेडिटेशन करे, इस हाउस को यूज कर ले। अगर यूज कर लेंगे तो फिर वीनस दिक्कत नहीं होगी, पैसा रुकेगा उसके पास। तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट कि अगर आपको अपने बारे में 4 चीजें देखनी है। नंबर 1, आपकी अंदर से आप कैसे हो। सेकंड चीज कि आपकी पब्लिक पर्सनैलिटी कैसी है। थर्ड, आपका प्रोफेशन कहाँ से जुड़ा है। और फोर्थ है कि आपके पास पैसा आने का सोर्स क्या है। तो हम 4 प्लेनेट के रेफरेंस के थ्रू बेसिक लेवल पे चीज जान सकते हैं कि कौन कैसा है, कहाँ से पैसा आएगा, किस प्रोफेशन के लिए बना है। बिल्कुल डेप्थ में रियल में समझने के लिए आपको थोड़ा एडवांस लेवल का सीखना पड़ेगा, बट सर इनिशियल लेवल एक पे मिनट, कितना भी देख सकते हैं। आपने बोला कि किसी का है ना शादी के लिए कुंडली देखते हैं तो बॉय का वीनस देखते हैं 7th हाउस में होना चाहिए, है कि नहीं, नहीं है? होना नहीं चाहिए। नहीं है कि नहीं है? वीनस तो और कहीं भी गर्ल का होगा। मंगल कहाँ से देखते हैं फिर? वो भी 7th हाउस सेवेंथ में हाउस नहीं में होना देखते चाहिए वीनस। 7th हाउस अच्छा को स्टडी करेंगे कौन है वहां पे और वीनस कहाँ अच्छा बैठे। अच्छा। सबका 7th हाउस में वीनस होगा ही नहीं, किसी का कहीं होगा, नहीं किसी नहीं, का। सवाल ही नहीं है। हाँ। ऐसे ही मार्क्स कहीं भी मिलेंगे। हम्म। चलिए अब हम ठीक। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सिंपल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन अगर किसी का है, एक ही क्वेश्चन। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, अभी मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या मेरी अब शादी होने के योग बने हैं कि नहीं बने हैं, मुझे अब कुछ अपना नया इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट करना है, स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। एंड्रेज कर लीजिए कि मुझे पता चल जाए। चलिए, शालिनी जी आप कीजिए अपने आप को अनम्यूट। हाँ जी सर। चलिए मैं एक बार इसको कनेक्ट करता हूँ। हम्म, कि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ, क्योंकि वो जो चार्ट बनाना ना वो इससे नहीं बन पाएगा। इसको हुरारी चार्ट बोलते हैं या प्रश्न कुंडली बोलते हैं। बड़ी यूनिक गजब की टेक्निक है, बहुत एक्यूरेसी के साथ बताया जा सकता है। बहुत एक्यूरेसी के साथ बताया जा सकता है कि कोई इंसान उस टाइम पे क्या काम है जो अकम्प्लिश कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये बड़ा ट्रिकी लेवल पे जुड़ गया हूँ मैं, हो सकता है पूरी मीटिंग बंद ना हो जाए, तो देखते हैं कोशिश करके। बताइए आपको स्क्रीन विजिबल है अब या नहीं है। विजिबल है। बताइए आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। 2 सितंबर। एक मिनट। चलिए बर्थ डिटेल चाहिए ही नहीं इसमें, छोड़ो उसको। आपको बहुत शांत मन से कोई भी एक नंबर बताना है मुझे, 1 से लेके 249 के बीच में, जो भी आपके मन में आ रहा है, बिटवीन 1 एंड 249। बताइए, आपकी आवाज नहीं आई। सर 1 to 1। सर 1 to 1। 121, ठीक।
यहाँ तो नहीं देखते, स्मॉल लेवल पे दिखेगा हमें। ये बताइए, स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी सर। ठीक है, आपको जानना है, बताइए क्या जानना है आपको भी? सर वो जो मैंने दोपहर को आपको भेजा था। दोबारा बता दीजिए एक बार, थोड़ा सा पर्टिकुलर होके, कुछ भी और सर न्यू। पहले जैसे टीचिंग में थी, तो टीचिंग से हटकर मुझे अब अपना करना है एज अ आर्ट में ही। जैसे आपको पता है मेरा आर्टिस्ट हूँ मैं, तो मुझे अब उसी में ही एज अ प्रॉपर आर्टिस्ट फॉर्म में आना है, टीचिंग प्रोफेशन को छोड़कर। ठीक है, तो छोड़ एज दिया एन है आर्टिस्ट वैसे। आपको अपना कोई न्यू प्रोफेशन स्टार्ट करना है। हाँ जी, मतलब स्टार्ट करा हुआ है, बट हम्म, कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि टीचिंग में ज्यादा मनी भी थी, रिस्पेक्ट भी थी, ये था, आर्टिस्ट उसमें जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी अब ढंग से, वैसे ही उतना नेम एंड फेम मिलेगा नहीं। ठीक है। इसके लिए हम क्या देखेंगे कि आपकी जो भी क्रिएटिविटी का हाउस है, आर्ट, कोई भी किसी भी तरह की आर्ट है, तो आपका फिफ्थ हाउस डिनोट करता है उसको, और न्यू प्रोफेशन का हाँ आपका जी सर। सेवंथ हाउस होता है, और आपकी डिजायर फुलफिल हो ये 11th हाउस डिसाइड करता है। समझे लॉजिक आप? हाँ जी, फिफ्थ सेवन्थ एंड इलेवेंथ को देखना है। ठीक है, तो मैटर क्रिएटिविटी क्या हो है गया। आपका? न्यू प्रोफेशन। राइट। चलिए, तो हम प्राइमरी हाउस किसको देखेंगे? फिफ्थ हाउस को। ठीक। तो हमें क्या चाहिए कि जो फिफ्थ हाउस है वो आना चाहिए इज इक्वल टू फिफ्थ, सेवंथ और 11। अगर ये आया तो क्या देगा आपको? सक्सेस। आप इस फील्ड में अगर गए, कुछ नए प्रोफेशन पे गए, तो काम कर पाएंगे अच्छे से। और अगर क्या हुआ, इसका रिवर्स हो गया, जैसे कि फिफ्थ आता है इज इक्वल टू 6 आ जाए आपका, 8 आ जाए, या 12 आ जाए, 6, 8, 12 अगर आया तो निगेशन होगी। ये क्या बताएगा कि नॉट पॉसिबल। चलिए, सबसे पहले हमें देखना है कि आपका जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस के कस्प के सब लॉर्ड कौन है? बताइए आप, फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड कौन है? सर ये वाला चार्ट देखना है। हाँ, जो आपको नजर आ रहा फर्स्ट है। वाला 10th है। 10th नहीं, फिफ्थ हाउस के सब लॉर्ड कौन है? सब लॉर्ड मतलब सर सन आ रहा है यहाँ पे, अगर हम इसमें देखें तो। पहले तो आप ना, यहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? रायना, भाव। अच्छा अच्छा, ओके ओके। फिफ्थ हाउस में सब लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कस्प पे, कि सब लॉर्ड है आपके जुपिटर।
हम्म। जो जुपिटर है क्या वो डायरेक्ट है? तो इसमें तो अभी इस ऐप में पता नहीं चल रहा आपको, मुझे पता है कि वो डायरेक्ट है। इस टाइम पे डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड का हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो यहाँ जी पे सर। वो डायरेक्ट है। अब ये किसके नक्षत्र में है? जहां से आपने लिए जुपिटर, और जुपिटर किसके नक्षत्र में है? मून के नक्षत्र में है। एनल कौन है? मून। तो क्या मून डायरेक्ट है? आपको पता है कि सन, मून, राहु और केतु हमेशा ही डायरेक्ट होते हैं, ये रेट्रोग्रेड होते ही नहीं है। हम्म। तो ये डायरेक्ट ही है। अब आप आते हैं कि आपका जो मून है ना, इस टाइम पे वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? मून इज इक्वल टू, देखिए मून आपको क्या दे रहा है अभी? 5, 6, 11 हाँ जी। दिख रहा है ना आपको, ये वाला। हम्म। मून आ गया आपका 5, 6 और 11। अब आप कंक्लूजन पे आइए। अब आप क्या बोलेंगे कि आपका जो फिफ्थ हाउस था इज इक्वल टू क्या है वो? क्रिएटिविटी। फिफ्थ, 6 और 11। कंक्लूजन क्या मिलता है बताइए, अब क्या बताएंगे? अब हमें क्या चाहिए थे, ऊपर नंबर्स क्या चाहिए थे? हमें 5, 7, 11 हाँ जी, 5 और 11 तो आ गया, 6 आ है, गए 6 ना। तो सेवा भाव का है। तो आंसर क्या है? यस, पॉसिबल। बट सर 6 आया तो फिर थोड़ी सी चीजें अटकेंगी, थोड़ी मेहनत लगेगी फालतू की, एक्स्ट्रा एफर्ट। थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन सक्सेसफुल रहोगे, आपकी डिजायर फुलफिल होगी। थैंक यू सर। ये 100% काम करती है टेक्निक। जब भी आपको लाइफ तो में ये सर इसमें देखना हम, काम करूं कि ना करूं। सर 1 to 1 का क्या करा था फिर हमने? 1 to 1 मतलब आपने नंबर वो, चूज करवाया हाँ था ना, हाँ, वन वो टू ये होता है वन कि जब टू जब नक्षत्र लेवल की हम स्टडी करते हैं ना, तो उसमें 27 जो नक्षत्र है उनके पद होते हैं। उन पद से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर निकल के आता है 249। तो इस टाइम पे आपने जो 1 to 1 बोला, वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र के एक पद को आपने हिंट दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड से, उसने एक्टिवेट होके ये आपका फिलहाल जो चार्ट था ये बन के आया है। इसमें मेंशन आपका नाम देखेंगे ना, शालिनी जी, होरारी नंबर 1 to 1 आउट ऑफ 249, ये है जिसने अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी यूनिवर्स में से। हम तो सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, मीडियम है। एक्चुअल में जिसने आपको यस और नो दिया है, वो आपके ये 1 to 1 का है, जो भी मैजिक है वो आपके मन से 1 to 1 ही क्यों निकला? इतने नंबर्स थे, 1 से लेके 249 तक, कुछ भी आ सकता था। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, हैंड रेज कर लीजिए आप जिसको भी जानना हो। प्रियंका जी का देख लेते हैं। जी सर जी। जी, गुड इवनिंग सर जी। गुड मुझे इवनिंग। ये जानना है कि जैसे मेरे जॉब के साथ में जो हमेशा ही पूछती हूँ मैं हम्म कि मुझे एस्ट्रो वास्तु का करना है, मुझे साइड हम्म इनकम होना चाहिए उससे, तो क्या वो हो पाएगा जो मैं चाहती हूँ? मतलब आपको देखना है कि पैसा कमा सकते हो कि नहीं सेकंड सोर्स से। हाँ, जॉब के साथ में सेकंड सोर्स, मतलब वो उससे पैसा कमाना चाहती हूँ। हम्म ठीक है, चलिए मैं इसको कनेक्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट आपका चार्ट बना लेता हूँ, शेयर ही कर देंगे यहाँ पे। अब आप आराम से मन को शांत करके एक दो गहरी सांस लीजिए और मुझे कोई भी एक नंबर बताइए बिटवीन 1 and 249, जो आपका मन कहता हो। 123। ठीक है, 123।
देखिए विजिबल है चार्ट आपको? जी सर जी। ठीक। अगर आपको देखना है कि मैं धन एक्स्ट्रा कमा पाऊंगी कि नहीं कमा पाऊंगी, तो आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा 2 का, फिर आपका एक सेकंड सोर्स, एक नया प्रोफेशन 7th, और क्या आपकी डिजायर फुलफिल होगी तो 11। हम्म। न्यू सोर्स ऑफ मनी। प्राइमरी हाउस क्या होगा आपका? 2। सेकंड हाउस धन भाव वो है आपका। 2 में हमें क्या चाहिए साथ में, कि 2 हो, 7 हो और 11 हो। अगर यहाँ पे क्या है आपका, अगर आता है 1, हम्म। अगर यहाँ पे आता है 6, और अगर आता है 12, तो नॉट जी। पॉसिबल आएगा। अच्छा। ठीक है, अब आप चलिए अपने चार्ट पे। सेकंड हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी। ठीक है। मरकरी किसके एनल में, किसके नक्षत्र में है? मरकरी के एनल है जुपिटर। जुपिटर। ठीक है। तो सब लॉर्ड आते हैं कस्प के आपके मरकरी। मरकरी डायरेक्ट हैं, ये शायद अभी डायरेक्ट हुए हैं, अभी अभी हुए हैं, कुछ 2 दिन पहले। चलिए, किसके नक्षत्र में है? जुपिटर के। जुपिटर डायरेक्ट है, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट है अभी। आपके जो जुपिटर हैं, वो आपको क्या क्या है जो नंबर दे रहे हैं? आइए जुपिटर पे, ये आपको दे रहे हैं 4 6 7 8 12। 4 6 7 8 11। 4 6 7 8 12। 12 कहाँ, वहां तो 11 दिखे सर। एक मिनट, हाँ 11, ठीक है 11। बताइए सेकेंड हाउस इज इक्वल टू क्या क्या है आपका? 2 7 7। 11। 7 और 11 का कॉम्बिनेशन आता है, यस सर। लेकिन साथ में क्या है? 4, यानी 4। कि घर से दिक्कत आएगी, जब भी काम करने जाएंगे तो फैमिली का एनवायरनमेंट परेशान करेगा। 6, हम्म। आपके हेल्थ इश्यूज आपके आगे आएंगे। इन हम्म। दोनों को ओवर पावर कर गए तो आप एक न्यू प्रोफेशन में एंटर करेंगे। जब नए प्रोफेशन में एंटर करेंगे तब फिर से बड़ा चैलेंज आएगा। अगर उसको पार कर गए तो डिजायर फुलफिल हो जाएगी। तो बाप रे। क्या बोलेंगे? यस पॉसिबल, बट विद हार्ड वर्क हार्ड वर्क। एंड डिफिकल्टी। हम्म। ये है जो यूनिवर्स अभी आपको बता रहा है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन स्मूथ नहीं होगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे, परेशानी आएंगी, जिनको आपको किसी तरीके से बीट करना पड़ेगा। कर जाएंगे तो डिजायर फुलफिल हो जाएगी। लेट है जी तो सर। डिले भी होगा थोड़ा, हम्म। थोड़ी देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन सर जी ये ऐसी बात नहीं है ना कि एक बार चालू होगा तो चालू होगा, ये तो फिर डेली मतलब हमेशा का ही रहेगा, तो फिर हमेशा ही वैसे ही होगा। नहीं, ये है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप 1 मंथ अच्छा। बाद चेक करेंगे, चीजें अलग मिलेंगी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके तो ओके। जिस कोर्स के ठीक है बारे में सर। हम जानते हैं या मैं बताऊंगा अभी, उसको अगर आप करते हैं हम्म। तो आपको ये टेक्निक भी सिखाई जाएगी, इससे आगे एडवांस लेवल की, कि आप इवेंट को प्लान कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट पता होगा डे, किस डे पे मैं काम स्टार्ट करूं, किस मंथ में, कौन से वीक हम्म। में। आप इवेंट की कब हैपनिंग होगी, कब वो होगा, उसकी एग्जैक्ट डेट निकाल पाएंगे कि मेरी लाइफ में ये जी इवेंट कब होगा। जी सर। थैंक यू वेरी मच। एक और ले लेते हैं किसी का।
वसुंधरा जी। वसुंधरा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। सर, जी आई वांट टू नो माय डॉटर्स मैरिज के बारे में बात करना था। ठीक है, मैरिज के बारे में जानना है आपको। कब होगा? भी तो एक ही अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या अभी मैरिज होने के चांसेस हैं कि नहीं है, कब होगा हाँ। वो तो फिर आगे एडवांस लेवल की बात आ गई ना कि हम डेट निकाल के बताएं। अच्छा। डॉटर का नेम बता दीजिए। हरिणी। हरिणी। हाँ, हरिणी। RINI। HANI, ठीक है। तब तक आप थोड़ा दो गहरी सांसें लीजिए और एक नंबर बताइए बिटवीन 1 and 249। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। 1 से लेके 249 के बीच में कोई भी नंबर जो आपका मन बोलता है कि ये बताओ। 99। ठीक है। मैरिज के कंसर्न में हमारा जो प्राइमरी हाउस होता है वो होता है 7। और 7 में आपको क्या क्या नंबर चाहिए? आपको 2 नंबर चाहिए कि फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड होगा कि नहीं होगा किसी। उसके बाद आपको 7 चाहिए मैरिज हो और ये डिजायर आपकी फुलफिल हो। अगर आपका आता है 7 = 1, 6 और 10, 8 and 12, तो ये सिग्नल देगा कि अभी राइट टाइम नहीं है मैरिज का। चलिए अब आप बताइए कि इनके 7th हाउस के सब लॉर्ड कौन है? सेवंथ हाउस के सब लॉर्ड। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। हाँ, सैटर्न है, दिख रहे हैं आपको? 7th हाउस के सब लॉर्ड कौन है? हाँ सैटर्न। सर। हाँ। ठीक है। सैटर्न किसके नक्षत्र में है? 11। जुपिटर के नक्षत्र में। चलिए, मैटर है आपका मैरिज। सैटर्न, सैटर्न डायरेक्ट है, आई थिंक डायरेक्ट है अभी। किसके नक्षत्र में है? जुपिटर के में। ठीक है। चलिए, ये भी डायरेक्ट है। अभी हम नक्षत्र का नाम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट नक्षत्र के लॉर्ड का ही नाम लिख रहे हैं। अब देखिए जुपिटर क्या क्या है जो सिग्निफाई कर रहे हैं फिलहाल। 5, 7, 8, 9, 12। 5, 7, 8, 9 and 12, यही है ना? 5, 7, 8, 9, 12। ठीक, अब कंक्लूजन बताइए आप क्या निकलेगा? हमें क्या चाहिए थे? 2, 7, 11।
यहाँ पे क्या क्या 8 है, 12 7 तो है, लेकिन मेजर में 8 एंड 12 आ रहा है। कंक्लूजन क्या मेजॉरिटी बनेगा इनका? में नॉट नाउ। नॉट पॉसिबल भी नहीं है। और डीपली जानना हो तो बताऊं, 5th बता रहा है कि लव मैरिज के चांसेस है। अच्छा। 7th आपको पता है मैरिज है। 8th है कि मतलब आप अपनी डॉटर को पनिशमेंट मत देना इस वजह से कि मैंने ऐसा बोल दिया, ये एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी डॉटर को जज ना करें इस बेसिस पे। मैं आपको सिर्फ एक ठीक। टेक्निक बता रहा हूँ। हाँ। 8th अगर आता है तो कहीं ना कहीं वो इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन के भी तरफ इशारा होता है। 9th न्यूट्रल नंबर है मैरिज के केस में, 9th ना बुरा है ना अच्छा है, लेकिन 12th जो है वो बताता है कि मैरिज में परेशानी भी आएगी, दहेज भी देना पड़ेगा, घर से पैसा भी जाएगा। तो अभी राइट टाइम नहीं है मैरिज का। आप 1 मंथ के बाद दोबारा चेक करेंगे तो आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी यहाँ पर। तो फ्यूचर के लिए भी वो 5 7 8 12 9 9 12 आएगा क्या? नहीं, ये तो अब 2 दिन बाद चेक करोगे तो चेंज हो जाएगा, बट एटलीस्ट 1 मंथ के बाद में चीजें ज्यादा चेंज होती हैं, आफ्टर 30 डेज। आगे और फर्दर टेक्निक है जिसमें आप और एक्यूरेसी से जान पाएंगे और आप इवेंट निकाल पाएंगे कि जब शादी होगी तो कब होगी, किस ईयर में होगी, ईयर के कौन से मंथ में होगी, मंथ के कौन से वीक में होगी, वीक के कौन से डे पे होगी। वो मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा। ओके। अगर हमें कंसल्टेंसी के लिए आपको पूछूं तो हो पाएगा? हाँ, वो आप